बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने परवीन डागर संधि की वीडियो लेकर। संधि क्या होती है और संधि की ये पहली वीडियो है भाग 1। भाग 2 भी मैं आपके लिए लाऊंगी, लेकिन भाग 1 इसलिए क्योंकि 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें से 3 के भेद मैं यहाँ बताऊंगी और 2 भेद दूसरी वीडियो में। चलिए, संधि होती क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। संधि का मतलब होता है मिलान, मिलना, जोड़ना। पहले के जमाने में जब दो राजाओं की किसी कंडीशन को लेकर, किसी शर्त को लेकर मित्रता होती थी, जो कि पहले दुश्मन थे फिर मित्रता हुई, उसे संधि कहते थे। वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो संधि, अब यहाँ पर तो मित्र नहीं है, यहाँ पर राजा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्याकरण के अनुसार हमें संधि करनी है। जैसे कि वर्णों की संधि। अब संधि तो वर्णों की होगी, जैसे कि पहले तो संधि का अर्थ है मिलना, जोड़ना। अब कैसे मिलना, कैसे जोड़ना, दो शब्दों का मेल नहीं होता है संधि। संधि होती है दो वर्णों का मेल। बहुत बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, कहते हैं कि मैम दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। शब्द मिलते जरूर हैं, लेकिन एक वर्ण के द्वारा मिलते हैं। दो वर्णों का मेल होता है और तब उसमें विकार उत्पन्न होता है, तो उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल के, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। चलिए, संधि कितनी प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं संधि के? वैसे तो बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। संधि के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है वो आज अभी भी हम पढ़ते हैं, 9th में 10th में सिलेबस में आ जाती है। और जो व्यंजन संधि है वो हमारे जमाने में हमने पढ़ी है और अब से 4, 5, 6 साल पहले तक भी पढ़ाई है। लेकिन अब व्यंजन संधि भी हटा दी गई है सिलेबस से, और विसर्ग संधि जो कि संस्कृत की संधि होती थी वो भी हटा दी गई है। अब हम जोर देंगे, फोकस करेंगे स्वर संधि पर। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं वो हमें देखने की जरूरत है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। इसके नियम होते हैं। व्यंजन संधि के नियम होते हैं, ऐसे ही विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। चलिए, स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। इनमें से अगर मैं बात करूं दीर्घ संधि की, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व का छोटा होता है अर्थ और दीर्घ का होता है अर्थ बड़ा। तो ये दीर्घ संधि का मतलब है, हमारे हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं? 4। मूल स्वर कितने होते हैं? 4, जो कि अ, ई, उ और री। ये हमारे मूल स्वर हैं। अब मूल स्वर आप कहेंगे, मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं जो हमारी भाषा की जड़ है। अब जड़ से ही मिलकर वृक्ष बनता है, तो वैसे ही मूल स्वर हमारे सभी इनसे मिलकर बाकी स्वर बने हैं। अब अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, वैसे ही हमारे ये मूल स्वर होते हैं और इन्हीं से मिलकर सारी मात्राएं बनती हैं। बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ, सब इन्हीं से मिलकर बनते हैं। तो वो मिलान जो है, जो इन वर्णों का मिलान है, उसी मिलान में हमारी संधि आ जाएंगी। उसी से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सारे सूत्र हमें
इसी से याद होंगे। अगर आप नियम याद नहीं करोगे तो बच्चे कोई भी आपको सिखा नहीं पाएगा संधि। आपको नियम खुद से याद करने पड़ेंगे। अगर आप मेरी क्लास लेते हैं तो इसमें समझिए और फिर उसे रिवाइज करिए, खुद से उसकी पुनरावृत्ति कीजिए और फिर देखिए आपकी संधि बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्लियर होंगी। आप कहीं भी कोई भूल नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा। अब स्वर संधि का भाग है ये, पांच भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि। पहले मैं इनमें बता देती हूं। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये बनते हैं। फिर इसके आगे क्या बचा, ये 4 है, 4 से मिलकर 4 बने, ये हो गए। फिर ए और ओ, ये बनेंगे और अर बनता है। अर आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पर, ऐसे बताने से, मैं बाद में बताऊंगी तब समझ आएगा। वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ, यहां पर आए और अव, सॉरी यहां आए अव नहीं होगा, यहां पर हमारे य और वा होंगे और यहां आए और आए, अव, आव, इस तरह से होगा। ये आपके सारी संधियों के मैंने जो जिसमें संधि हो होकर जो उनका परिणाम होगा वो लिख दिए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास लेकर रखें, जिससे कि आपको याद हो कि छोटा ए कौन सी संधि में आएगा, बड़ा ए कौन सी संधि में आएगा। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब संधि का शब्द दे दिया जाता है कि संधि विच्छेद करिए, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से भेद का है शब्द, कैसे इसका संधि विच्छेद होगा। अब मैं समझाती हूँ कि आ कैसे बना, ई कैसे बनी, ऊ कैसे बना। ये 5 भेद आपको याद रखने हैं और इसी क्रम में याद करेंगे तो ही आपकी संधि सारी क्लियर होगी दिमाग में। इसी क्रम में याद करने हैं। अगर इस क्रम में याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इस क्रम में ही याद करें। अब मैं इनका तरीका बताती हूँ। आप सबसे पहले तो आपको पता है ये तो हमारे हो गए मूल स्वर, और पूरे स्वर क्या है, अ, आ, ई, ऊ, री, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे हमारे स्वर आ गए सामने। अब सबसे पहले मैंने कौन सा भेद बताया था, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किस तरह से होगा, दीर्घ संधि में सबसे पहले आपको याद रखना है इस तरह से सभी सेम स्वर एक के साथ एक वैसा ही होगा, जैसे कि शब्द जमा अर्थ। अब आप कहेंगे यहां तो द है, यहां अ है, सेम कहां से हुआ, लेकिन आपको ये तो पता ही है सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बनते हैं। अब स्वर जहां पर होगा, यहां पर कौन सा स्वर है, अ, और यहां भी कौन सा स्वर है, अ, दोनों ये स्वर है। इस तरह से आपको अ मिलकर बनता है बड़ा आ, इस तरह से। अब आपको क्या समझने की जरूरत है, दीर्घ संधि जो होती है, दीर्घ संधि में जैसे कि अ जमा अ, आ जमा अ जमा आ जमा आ जमा आ। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैम तो लिखे जा रही हैं अ जमा, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, कैसे समझ आएगा। इन सभी से अब इनमें आपस में कुछ भी मिले, इनका अर्थ बनेगा पूरा बड़ा आ, बड़ा आ ही निकल कर आएगा। वो कैसे, मैं एक एक का एक एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण आपके सामने रखती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। शब्द जमा अर्थ, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूं। ये तो अ जमा अ हो गया। ऐसे ही ये
देव जमा आलय। ये आपके सामने इसका और इसका एग्जाम्पल हो गया। छोटा आ यहां है, बड़ा आ यहां है। ऐसे ही विद्या जमा अर्थी, ये यहां पर इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए बड़ा आ है, ये छोटा आ है, तो यहां पर ये है। ऐसे ही विद्या जमा आलय, ये। अब इनके अर्थ देखिए, शब्द जमा अर्थ, शब्दार्थ। और आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी परिवर्तन आएंगे वो पहले शब्द के अंत में आएंगे। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पहले शब्द का अंत और उत्तर पद की शुरुआत का ही मेल होता है। जैसे देव जमा आलय, तो देवालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, विद्यालय। अब इतना तो समझ आ ही गया होगा, मुझे जो लगता है कि इतना समझ आ गया होगा। अब इसी का पार्ट दूसरा, इसी का भाग दूसरा है ई का। जैसे कि ई जमा ई जमा बड़ी ई, फिर बड़ी ई जमा छोटी ई, और बड़ी ई जमा बड़ी ई, इस तरह से। अब इसका भी क्या है, इसका भी ऐसे ही बड़ी ई ही आंसर आएगा। इसका भी क्या आएगा, बड़ी ई। इसका बड़ा आ था और इसका बड़ी ई होगा। कैसे, जैसे कि रवि जमा इंद्र, ऐसे। और यहां कवि जमा ईश, ठीक है। यहां नदी जमा इंद्र, देवी जमा ईश। अब आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से समझाने की जरूरत है कि यहाँ दोनों छोटी ई है तो यहाँ भी छोटी ई है। अब इतना तो कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा कि दोनों का हमें देखना है, और नियम यही रहेंगे बच्चे। अगर नियम आप भूल जाओगे तो आप पेपर में गलती करके आएंगे। रवि जमा इंद्र, तो ये रवींद्र, इस तरह से बनेगा। परिवर्तन यही होना है, और छोटी ई मिलकर बने, चाहे छोटी ई बड़ी ई मिले, तब भी बड़ी ई में ही हमें परिवर्तन करना है। कवि जमा इंद्र ईश, कवीश। ऐसे ही नदी जमा इंद्र, नदींद्र, इस तरह से। और देवी जमा ईश, देवीश, इस तरह से इनमें परिवर्तन होगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका बहुत अच्छे से, फिर आपको एक बार ऐसे समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए हैं। ये ऐसे मिलते हैं आपस में, ये पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द की शुरुआत, यहां से हमें इसमें मिलान करना होता है। और अंतर आएगा यहाँ पर बीच में, शब्द के बीच में ही अंतर आप खोजेंगे। अगर शब्द के बीच में देखेंगे तो ही अंतर आपको क्लियर दिख जाएगा। और जब इसको हमें, अगर आपके सामने ये रवींद्र, कवीश, नदींद्र कोई भी शब्द आता है, तो आप बड़ी ई की मात्रा देखते ही समझ जाइए कि छोटी ई और बड़ी ई के साथ हमें मतलब इसका मिलान करना है। तब इसमें विच्छेद करेंगे तो हमें पहले शब्द का अंत इस ई के साथ आना चाहिए और शुरुआत भी ई से ही होनी चाहिए। लेकिन आपके मन में ये सवाल रहेगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मात्रा आएगी पहले शब्द के उसमें। लेकिन ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं है, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु के पास कोई ऐसा मंत्र नहीं होता जिसे आपके ऊपर छू मंत्र किया जाए और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए। कोई सिरप नहीं होता, किसी भी शिक्षक के पास कोई सिरप नहीं है कि बच्चे के मुंह में जैसे सिरप डालते हैं और दवाई डालते ही बच्चा ठीक होने लगता है, वैसे नहीं होता कि टीचर बस बता सकता है, सीखने का काम आपका है। चलिए, ये यहां तक समझ आ गया होगा। वैसे ही हमें करना है अब ऊ के साथ। ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, वैसे ही हमें बनाना है। ऊ ऊ
ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ पहले और फिर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। चेंजेस क्या आएंगे? बड़े ऊ की मात्रा के। जैसे लघु जमा उत्सव, लघु जमा ऊर्जा, भू जमा उदय, भू जमा ऊर्जा। अब ये है, अब आप ये कहो कि शब्द दे दिया लघुष्मा, लघुर्जा, लघुत्सव, तो आप सोचेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा लघु पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की। बेटा ये तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती है, लघु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। ये शब्द तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, लघु जमा उत्सव, लघुत्सव। देखिए ये ऊ इधर आकर इसे बड़े ऊ की मात्रा में कन्वर्ट करता है, बाकी तो जो का त्यों शब्द लिखना है। ऐसे ही लघुर्जा, लघुर्जा, भूदय, भूर्जा। बहुत बच्चे हैं जो भूर्जा को इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से। इसकी संधि जब करते हैं, हमने कितनी बार पेपर चेक किए हैं, बहुत बार, बहुत बच्चों की गलतियां ये मिलती हैं कि उसका ज्यों का त्यों ऐसे इस तरह से उसकी संधि करते चले जाएंगे। ऐसे ही भूदय के मैं बता दूं, भू उदय, इस तरह से। ऐसे बच्चे इतनी गलतियां करते हैं इसमें। लघु तो कर देंगे, बड़े ऊ की मात्रा कर देंगे, लेकिन ऊर्जा ऐसे ही लिख देंगे, जबकि हमारा ये ऊ तो इसमें मिल गया, तो ये कहां बचा? तो इसलिए ये हो गया हमारा, ये हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने डिटेल में बताने की मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर आपको पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द की शुरुआत का मैच करना, मिलाना समझ आ गया, तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आएगी।